हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हाँ जी बच्चे, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा सा एक बार हम लोग देखते हैं जी बच्चा। तो कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर मस्ट बी टू एलिमेंट्स। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड सच एग्रीमेंट मस्ट बी इनफोर्सिएबल अंडर लॉ। ये दो इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ लिया जी बच्चे। पहला एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस के रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद और क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने शुरू से ही कहा था बच्चे कि जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे इसेंशियल एलिमेंट हम लोग पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट पढ़ा हम लोगों ने, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट। ये चार इसेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ लिए बच्चे। और क्या इसेंशियल एलिमेंट है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। कहने का मतलब क्या हुआ जी बच्चे, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। मैंने कहा था कि ये सारी बातें हम लोग आगे फुल फ्लेज डिस्कस करेंगे। तो क्या कहा जी बच्चे, आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट विल बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। हम लोगों का एक दूसरे पार्टी का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए जी, लॉफुल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स ने वाई को कहा आप जेड की पिटाई कर दो, बदले में हम आपको 10,000 रुपया देंगे। मेरा जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, क्या वो लॉफुल है? बोलो बच्चा, क्या हमारा ऑब्जेक्ट लॉफुल है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बच्चे? बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल एंड द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अब कौन कौन से एग्रीमेंट जो है वो माना जाएगा कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, कौन कौन से एग्रीमेंट में माना जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, हमारे कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। चलिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, फटाफट से। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है बच्चे। नंबर 1 पॉइंट, circumstances under which the object or consideration is assumed to be unlawful। कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें माना जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट या आपका कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, उस कंडीशन में वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एज पर सेक्शन 23, the consideration or the object of an agreement is deemed to be unlawful in the following cases। Number 1, if it is forbidden by law। हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसको कानून में करने से मना किया गया है, तो माना क्या जाएगा जी बच्चे, माना जाएगा कि दैट इज अनलॉफुल। ठीक है जी, द अग्रीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। If the object or the consideration of an agreement is the doing of what an act is which is forbidden, that is prohibited by law, the agreement is void। हम वो काम करने का एग्रीमेंट करते हैं जिसको कानून में करने से मना किया गया है। एग्जाम्पल, A promises to B to drop a prosecution which is instituted against B for robbery, and B promises to restore the value of the things taken, the agreement is void। से एक एग्जांपल, ए ने बी के यहाँ अपने कुछ मित्रों के साथ डकैती की, उसके घर में घुस के बहुत सारा सामान चोरी करके लेके चले गए। बी को पता चला, बी ने कहा कि भाई अब तो हम जा रहे हैं, केस करेंगे। ए को पता चला, अरे बाप रे अब तो पकड़ा जाएंगे। ए जो है वो बी के पास गया और उसने कहा कि भाई आप मेरे ऊपर केस नहीं कीजिए, आपका जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी सामान हम लोगों ने चोरी किया है या फोर्सफुली आपसे लेके गए हैं, वो सारा का सारा हम रीस्टोर कर देंगे, आपको वापस दे देंगे। बी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा। आप बोलो बच्चे, क्या ये दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। समझेंगे बच्चे, देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। ये कहीं ना कहीं एक्ट जो है वो डकैती करना, चोरी करना प्रोहिबिटेड अंडर लॉ है, इसको करने से मना ही है। तो इसके लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन सिविल लॉ से रिलेटेड केस, एग्जांपल देता हूं बच्चे, मैं सपोज मेरे घर के बगल में राशन का दुकान है, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए का मैं राशन लेके आया और उसको मैंने पैसा नहीं दिया जी। राशन वाला बोला भैया मैं तो आपके अगेंस्ट में जा रहा हूँ केस करने, आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा ओ सॉरी सॉरी गलती हो गया, ये लीजिए आप अपना पैसा, मुझे मेरे ऊपर केस नहीं कीजिए। आप बोलो बच्चे ये एग्रीमेंट वैलिड होगा कि नहीं? ये वैलिड होगा बच्चे, क्योंकि ये सिविल लॉ के तहत आता है। लोगों को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके तहत आता है।
ठीक है जी बच्चे, तो इसका हम लोग आपस में सुलह कर सकते हैं। जमीन जायदाद का अगर किसी का झगड़ा है, वो आपस में एडजस्टमेंट कर दिए, ठीक है भाई मेरी गलती, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं आपका जमीन छोड़ देता हूं, आप मेरे अगेंस्ट में केस मत करो। ये सारे सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप अगर आर्बिट्रेशन करते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं का मतलब क्या हुआ जी बच्चे, एक थर्ड पार्टी को बुला के हम लोग आपस में सुलह करते हैं, दैट इज आर्बिट्रेशन, तो दैट इज अलाउड। लेकिन क्रिमिनल एक्ट में अलाउड नहीं है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसके फैमिली वाले को बोला अच्छा हमसे गलती हो गई, आप इतना पैसा ले लीजिए लेकिन मेरे अगेंस्ट में केस मत कीजिए, ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी अलाउड, सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट विल बी ऑल टुगेदर वॉइड। क्लियर है? चलो बच्चे, X, a Hindu already married and his wife alive, entered into a marriage agreement with Y, an unmarried girl. This agreement is void because the second marriage is forbidden under the Hindu law. हिंदू लॉ के हिसाब से दूसरा शादी पहली वाइफ के रहते दूसरी शादी करने की मनाही है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो पहली वाइफ के रहते हुए अगर आप दूसरी वाइफ का शादी करने का किसी से एग्रीमेंट करते हैं, ऑब्वियसली दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड एज पर द हिंदू लॉ, क्योंकि हिंदू लॉ ये काम करने से मना करता है। और हमारा प्रोविजन क्या है जी बच्चे, कि आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो that agreement will not be valid, that contract will not be valid if it defeats the provision of any law। अगर हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे कि इंडिया के किसी भी एक्ट के प्रोविजंस डिफीट होते हैं, एग्जांपल से इनकम टैक्स एक्ट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसके क्लाइंट ने एग्रीमेंट किया कि आप मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे बनाइए कि हमको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़े, और इसके कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट ने गलत तरीके से उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दिया। Obviously he has defeated the provisions of Companies Act as well as Income Tax Act, क्योंकि कंपनीज एक्ट कहता है बच्चे हमें अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे बनाना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रू और फेयर पिक्चर क्रिएट हो, जबकि हमने क्या किया जी बच्चे, ऐसे तरीके से बनाया कि कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट के नियमों का वायलेशन हो रहा है, इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स का वायलेशन हो रहा है। उस प्रकार का एग्रीमेंट क्या होगा बच्चे, क्या वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। समझ में आ गई बात जी? ठीक है बच्चा, चलो इजी है बच्चे ये सब प्रोविजंस। नेक्स्ट इज इट इज फ्रॉडुलेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चे। फ्री कंसेंट में अगर कोई ऐसा हम एग्रीमेंट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंट हो, फ्रॉड से रिलेटेड हो, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज टू डिफ्रॉड अदर्स, द एग्रीमेंट इज व्हाट? द एग्रीमेंट इज वॉइड। A, B and C enter into an agreement of the division among them against acquired or to be acquired by them by fraud। A और B और C ने आपस में एग्रीमेंट किया कि हम लोग से D के साथ धोखाधड़ी किया जाएगा और उससे जो भी धोखा से पैसा कमाएंगे उस पैसे को हम लोग आपस में बांट लेंगे। क्लियर है जी? D के साथ उन्होंने धोखाधड़ी किया और से 12 लाख रुपए कमाए। A, B और C तीनों के बीच में एग्रीमेंट था, A और B दोनों आदमी ही पैसा बांट लिया और C को उन्होंने नहीं दिया। सी ने केस कर दिया कि देखिए इन्होंने कहा था कि डी के साथ धोखा करेंगे, जो पैसा कमाएंगे बराबर बराबर बटेगा, अभी ये लोग दो लोग अपने में ही बांट रहे हैं। आप बोलो बच्चे ए बी सी का जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा जी? बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर है? ठीक है जी, बिकॉज इट इज फ्रॉडुलेंट ऑन अदर्स। ठीक है, इफ इट इन्वॉल्व्स और इंप्लॉइज इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे किसी थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी या उसको पर्सनल लेवल पे कोई इंजरी होने वाला है, इस प्रकार का एग्रीमेंट करेंगे, ऑब्वियसली दैट एग्रीमेंट विल बी डीम्ड टू बी ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। माना जाएगा कि उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है जी बच्चे? अनलॉफुल है, इसीलिए वो वैलिड नहीं होगा। X promised to pay ₹10,000 to Y। X ने प्रॉमिस किया कि भैया Y साहब हम आपको 10,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। When he agreed to publish a libel, libel का मतलब क्या होता है जी बच्चे? किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन से मैगजीन में, न्यूज़पेपर में छापना। आजकल तो न्यूज में ये ट्रेंड हो गया है जी बच्चे, टीआरपी का चक्कर देख ही रहे होंगे आप लोग। चलिए, a defamatory article against someone, it was held that Y could not recover the amount because the agreement is void as it involved injury to someone। किसी के अगेंस्ट में निगेटिव न्यूज चलाओ, उसके लिए हमने आपको पेमेंट दिया या पेमेंट करने का एग्रीमेंट किया, हमारा और आपका एग्रीमेंट वैलिड होगा बच्चे? बिल्कुल वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी। इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसको कि कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये इमोरल है, अनएथिकल है, सोसाइटी के नियम के खिलाफ है, या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट में,
अब सर ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि क्लियर कट बताए गए हैं कि इन सारे एग्रीमेंट को माना जाएगा कि दीज आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट इज इलीगल एग्रीमेंट्स। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे बच्चे। illegal agreements. Illegal agreements are those agreements which are void ab initio, that is void from the beginning and punishable by the criminal law of the country or by any special legislation. और इलीगल एग्रीमेंट कहीं ना कहीं क्रिमिनल से रिलेटेड होता है बच्चे, तो वो पनिशेबल भी हो सकता है, आपको उसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी के साथ मार पिटाई कीजिए, बदले में आपको पैसा देंगे। इस प्रकार का एग्रीमेंट वॉइड तो होगा ही, साथ साथ पनिशेबल भी होगा। ठीक है जी। इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड जो कोलेट्रल एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सारी बात मैं बता दिया हूं बच्चे आपको। ऑल सच कोलेट्रल एग्रीमेंट्स आर आल्सो वॉइड। ये सारे प्रोविजंस आपको खुद से पढ़ना है बच्चे, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड इट। चलिए जी नेक्स्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्रीमेंट इफ वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। हमने आपसे एग्रीमेंट किया बहुत सारे काम करने से रिलेटेड, उसमें कोई एक पर्टिकुलर काम जो है वो इलीगल है, बाकी सारे वर्क्स जो है वो लीगल है। बड़ा फेमस एग्जांपल है बच्चे। ए ने बी को हायर किया, ए ने बी की सर्विसेज को हायर किया। से ए ने बी को कहा आप हमारे यहाँ अकाउंटेंट का काम कीजिए और मेरे जितने भी बिजनेस है सारे बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारा डेटा आप मेंटेन करके रखिए, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। ए ने कहा ठीक है सर, कितना पैसा आप देंगे? बी ने कहा कि आप हमारे लीगल और इलीगल जितने धंधे हैं, लीगल मेरा बिजनेस है, इलीगल मैं गांजे का सप्लाई करता हूं जी, ठीक है जी बच्चा, वो सारे रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कीजिए, बदले में आपको मंथली 50,000 सैलरी दूंगा। आप बोलो बच्चे कि ए और बी के बीच किया हुआ ये एग्रीमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन। जो लीगल वाला काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्या है जी बच्चे, इलीगल वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, इसीलिए ये एग्रीमेंट क्या होगा? इनवैलिड होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चे, समझ लेंगे थोड़ा सा। एक्सेप्शन क्या है जी इसमें? इन्होंने कहा कि अगर लीगल और इलीगल वाले पार्ट के कंसिडरेशन को अलग अलग किया जा सकता है, तो जो लीगल वाला पोर्शन होगा दैट विल बी वैलिड, और इलीगल वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? इनवैलिड होगा। इसी एग्जांपल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं बच्चा। सपोज ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, बी ने ए को कहा कि आप जो मेरे लीगल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उसके लिए मैं आपको 20,000 सैलरी दूंगा, और मेरे जितने इलीगल बिजनेसेस हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मैं आपको 30,000 दूंगा। अब बोलो बच्चे, टोटल मैं आपको 50,000 दूंगा। जो लीगल वाला पार्ट है दैट विल बी वैलिड एंड द इलीगल पार्ट विल बी व्हाट? इलीगल पार्ट विल बी इनवैलिड। ठीक है जी, फटाफट से। If one of the several considerations or objects of an agreement is unlawful, then the agreement is void. अगर कलेक्टिव है 50,000, उसमें ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि उसका लीगल कितना है और इलीगल के लिए कितना मिल रहा है, तब तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा बच्चे। लेकिन इफ द लीगल एंड इलीगल कंसिडरेशन कैन बी सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड, देन द लीगल वन विल बी वैलिड एंड द इलीगल वन विल नॉट बी वैलिड। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिसको माना जाता है कि अगेंस्ट सोसाइटी हैं, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं? ये सारे एग्रीमेंट अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी वैलिड। फटाफट से नंबर 1, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनिमी। ऑलरेडी ये भी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, एलियन एनिमी वाला प्रोविजंस में। आप अगर एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, से इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, तो कहीं ना कहीं चाइना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चे? एलियन एनिमी हो जाएगा। उसके साथ किसी भी प्रकार का अगर हम ट्रेडिंग करेंगे, उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करेंगे, दैट एग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड। ऑल एग्रीमेंट्स मेड विद एन एलियन एनिमी आर इलीगल ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है जी। नेक्स्ट, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एन एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज इलीगल ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। किसी ने अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, क्रिमिनल लॉ का वायलेशन किया है, और मैं कह रहा हूं कि ठीक है मैं आपके ऊपर केस नहीं करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था जी बच्चे, एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, जेड ने देख लिया, अब जेड ने कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दो, नहीं तो कोर्ट में गवाही दे देंगे। बोलो बच्चा, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं।
किसी के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को ड्रॉप करने से रिलेटेड अगर मैं एग्रीमेंट करता हूं तो दैट एग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड. X who knows that Y has committed a murder receives 7 lakh from Y in consideration of not exposing Y. This agreement is obviously illegal and void. ठीक है जी. एग्रीमेंट्स इन द नेचर ऑफ मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी. ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम पूछते हैं. शैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस ध्यान से समझेंगे. व्हाट इज शैम्पर्टी एंड व्हाट इज मेंटेनेंस? Maintenance is an agreement whereby one party having no interest in the suit agrees to assist another to maintain a suit. A, B, C आपस में पड़ोसी हैं. B का C के साथ कुछ झगड़ा हुआ, कोई बात हुआ. A ने B को कहा कि भैया मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी कोई गलती भी नहीं है. आप मतलब B C के अगेंस्ट में केस कीजिए. जो भी पैसा खर्चा होगा मैं वो पैसा आपको देने के लिए तैयार, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने कोई गलती नहीं की है. सपोज तो सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन A एंड B विल बी व्हाट विल बी नोन एज अ मेंटेनेंस एग्रीमेंट. सच एग्रीमेंट इज assumed टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इट इज void. ठीक है जी बच्चे. A ने B को कहा आप C के अगेंस्ट में केस कीजिए. उस केस से उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने कहा कि आप केस कीजिए, जो भी पैसा खर्चा होगा वो हम करेंगे. इस प्रकार का एग्रीमेंट क्या होगा बच्चे? वॉइड होगा. आप बोलेंगे सर तब तो कोई किसी का हेल्प ही नहीं करेगा. बिल्कुल, कोर्ट इस चीज को कंसीडर करेगा. थ्योरेटिकली प्रोविजन में इन्होंने कह दिया कि मेंटेनेंस एग्रीमेंट्स आर वॉइड. समझ में आ रही बात जी बच्चे? अब कोर्ट सिचुएशन को एनालाइज करके और वो वैलिड होगा कि नहीं होगा इसका डिस्क्रिप्शन उसको दिया गया. सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज मेंटेनेंस, जिसमें कि एक पार्टी का दूसरे पार्टी के प्रॉपर्टी या उसके केस पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है. अब समझेंगे बच्चे शैम्पर्टी क्या होता है. सेम सिचुएशन, ए ने बी को कहा कि आप सी के अगेंस्ट में केस कीजिए. अगर आप केस जीत जाते हो, उससे जो बेनिफिट मिलता है उस बेनिफिट को एक पर्टिकुलर रेशियो में हम लोग बांट लेंगे. ठीक है जी बच्चे. सारा एक्सपेंसेस, कोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सब कुछ केस से रिलेटेड एक्सपेंसेस मेरा मतलब ए का. यहां क्या है जी बच्चे? कहीं ना कहीं ए का इंटरेस्ट छुपा है कि जो भी बेनिफिट होगा उसको हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे. जहां इंटरेस्ट छुपा है दैट इज नोन एज शैम्पर्टी. जहां इंटरेस्ट नहीं छुपा है दैट इज नोन एज मेंटेनेंस. बोथ द एग्रीमेंट्स नॉर्मली विल बी डीम्ड टू बी वॉइड. ठीक है जी बच्चा. X promises to pay 5,000 if Y files a suit against Z. This is a maintenance agreement. Shämperty is an agreement whereby one party agrees to assist another in recovering property and in turn is to share in the proceeds of the action. तो जहां इंटरेस्ट छुपा है कि जो भी बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट को हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे जी? दैट विल बी नोन एज शैम्पर्टी. फटाफट से एग्जांपल देख लेंगे बच्चे. ठीक है जी. चलिए, अब इस तरह के शैम्पर्टी और मेंटेनेंस वाले एग्रीमेंट का इंग्लिश लॉ में क्या प्रोविजन है, इंडियन लॉ में इसका क्या इफेक्ट है, वो हम लोग फटाफट से देखते हैं. बोथ दीज एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड वॉइड. इंग्लैंड में क्या है जी बच्चे? दोनों एग्रीमेंट को क्लियर कट वॉइड ही नहीं, इलीगल भी कहा गया. इस तरह का काम आप नहीं कर सकते हैं. इंडिया में क्या पोजीशन है? ऑल ऑफ दीज एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल. इलीगल नहीं डिक्लेयर किया गया है. इलीगल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि वैलिड है. समझ में आ रही बात जी? The court may refuse to enforce such agreement if its object is not bona fide or the terms of reward are unreasonable in the opinion of the court. आपका अगर ऑब्जेक्ट, उद्देश्य दूसरे वाले को परेशान करने का है तो उस कंडीशन में कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है. अगर आपका उद्देश्य ऐसा नहीं है तो कोर्ट उस तरह के एग्रीमेंट को वैलिड भी करार दे सकता है. तो इंडिया में सिचुएशन इन्होंने कह दिया कि कोर्ट डिसीजन लेगा केस टू केस बेसिस पे. क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं. Next is agreement for the sale or transfer of public offices and titles. किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी नेता को किसी पब्लिक ने कहा, किसी आदमी ने कहा कि आप मुझे पद्म विभूषण दिला दीजिए, बदले में मैं आपको 10 करोड़ रुपए का चंदा दूंगा. बेस्ट टीचर का अवार्ड दिलवा दीजिए, बदले में 5 करोड़ रुपए का चंदा दूंगा. अगर आप किसी से इस प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं, या सरकारी नौकरी, रेलवे में नौकरी दिलवा दीजिए, बदले में घूस देंगे, दीज टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स विल बी वैलिड. बिल्कुल ही वैलिड नहीं होगा. दीज एग्रीमेंट्स विल बी वॉइड. मैंने अगर किसी
रेलवे वाले को, एजेंट को कहा आप मेरी नौकरी लगा दीजिए, बदले में 5 लाख रुपया देंगे। उसने कहा ठीक है, उसने नौकरी लगा दिया, मैंने पैसा नहीं दिया, उसने कोर्ट में केस कर दिया। आप बोलो बच्चा वेदर ही कैन रिकवर द अमाउंट, बिल्कुल नहीं, बिकॉज सच एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड। The agreement for the sale or transfer of public offices or to obtain public titles like Padma Shri are illegal on the ground of public policy. ठीक है जी, चलिए। Agreements in restraint of parental rights. An agreement which prevents a parent to exercise his right of guardianship is void on the ground of public policy. अगर किसी को पेरेंटल राइट से दूर करने से रिलेटेड आप एग्रीमेंट करते हैं, सच एग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड। एग्जांपल देंगे बच्चे, फिल्मी एग्जांपल। ए और बी जो हैं, दोनों के गार्जियन तैयार नहीं थे, दोनों के फैमिली वाले तैयार नहीं थे, उन्होंने भाग के शादी कर ली। बहुत दिन तक वो लोग साथ में रहे, 2 साल 4 साल 5 साल। अब से ए और बी के पास एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का 2 साल का। तब तक दोनों के गार्जियन को पता चल गया, अच्छा ये लोग तो भाग के लखनऊ रह रहे थे, पकड़ में आ गए। अब बी जो बेटी थी, लड़की थी, उनको उसके गार्जियन ने समझाया कि अच्छा ठीक है, हम लोग सब भुला गए, तुम अपने घर चले आओ। उसको लगा कि नहीं, बात सही है जी। वो अपने छोटे से बेटे के साथ, जो बच्ची थी, वो घर चली गई। क्लियर है जी। अब समझो जी, जब ए मिलने के लिए बी से गया, तो बी के माने उनके ससुराल वाले ने ए को कहा, मेरी बेटी को छोड़ने का कितना पैसा दोगे, बोलो, मैं आपको चेक काट के देता हूं, जितना मन करे उतना भर लेना। किसी को ए कहीं ना कहीं फादर है उस बच्चे का, किसी को पेरेंटल राइट रोकने से रिलेटेड अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, सच एग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड। ठीक है जी, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, किसी को पर्सनल स्वतंत्रता को रोकने से रिलेटेड अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो बच्चा, बड़ा इजी है। X borrowed ₹1 lakh from Y on the promise that he would not, without Y's written permission, leave his job, borrow money, dispose of his property, or change his residence. It was held that the agreement is illegal on the ground of public policy. X ने Y से उधार लिया और उससे ये एग्री हो गया कि अच्छा, जब तक मैं आपका पूरा का पूरा पैसा रिटर्न न कर दूं, ये घर नहीं छोड़ूंगा, ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा, अपना कोई प्रॉपर्टी बेचूंगा नहीं। उसको पर्सनल आजादी को कहीं ना कहीं ये रोकने वाला एग्रीमेंट है। क्या ये एग्रीमेंट समाज के विरुद्ध नहीं है बच्चे? बिल्कुल, दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड सच एग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड। ठीक है जी। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपॉली। मोनोपॉली आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे बच्चे। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स कंट्रोल, सिंगल कंट्रोल। मार्केट में सिर्फ हम ही सामान बेचेंगे, दूसरा कोई बेचेगा नहीं। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। आप अगर 2 या 3 कंपनियां आपस में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहती हैं कि सिर्फ हम ही लोगों का कंट्रोल हो, दूसरा कोई का कंट्रोल ही नहीं हो, इस तरह के एग्रीमेंट जो होंगे वो क्या होंगे बच्चे? बिल्कुल वैलिड नहीं होंगे। समझ में आ रही बात जी बच्चे? बीसी के में भी लास्ट वाले चैप्टर से रिलेटेड में आपने पढ़ा होगा। कंपटीशन एक्ट में मोनोपोली क्रिएट करना क्या है जी बच्चे? कहीं ना कहीं बिल्कुल इनवैलिड है, वॉइड है। आप मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चे। An agreement which tends to create monopoly is void on the ground of public policy. Next is agreement interfering with the course of justice. जस्टिस के बीच में इंटरफेरेंस से रिलेटेड, थाने वाले को घूस दे देना कि मेरे पक्ष में या उसके विपक्ष में गवाही दीजिए, जज को ही घूस देने का प्रयास करना जी, तो कहीं ना कहीं हम जस्टिस में क्या कर रहे हैं बच्चे? इंटरफेरेंस कर रहे हैं। क्या इस तरह के एग्रीमेंट्स वैलिड एग्रीमेंट होंगे? बिल्कुल ही वैलिड एग्रीमेंट नहीं होंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए, बहुत इजी पार्ट है बच्चे, फटाफट से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, बच्चों को इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, a marriage contract is one whereby one or more persons receive money or money's worth in consideration of marriage. शादी करते हैं, उसके बदले में अगर मुझे पैसा मिलता है, डॉरी से रिलेटेड भी बोल सकते हैं, या कोई बीच में ब्रोकरेज लेता है, सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट विल बी वैलिड? बिल्कुल वैलिड नहीं। एक आप बी से शादी करा देंगे, बदले में आप हमको इतना दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा बोले तो ब्रोकरेज दीजिए, पंडित जी जो दक्षिणा लेंगे वो वैलिड होगा बच्चे। ठीक है जी। शादी कराने के नाम पे अगर आप कमीशन लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, ऑब्वियसली दिस विल नॉट वैलिड। आप बोलेंगे सर शादी.com,
बच्चे वो शादी कराने के नाम पे नहीं लेते हैं, वो एक साइट है जिस साइट में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सो दैट कि आपको बहुत सारे लोग अवेलेबल मिलेंगे, आप जिनसे चाहे उनसे बात कर सकते हैं। तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो नेगोशिएशन नहीं करते हैं दोनों पार्टीज के बीच में, और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी है, मान्यता प्राप्त भी है। समझ में आ रही बात जी बच्चे? वो आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रहा है, समझो तो एक जगह दे रहे हैं कि आप आइए और सामने वाले पार्टी से बात कीजिए, और अगर आपको उचित लगता है तो फिर आप लोग शादी कीजिए। वो शादी के लिए ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, प्रोफाइल लोगों का देखने के लिए ब्रोकरेज लेते हैं, बोले तो कमीशन चार्जेस लेते हैं। ठीक है जी। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी रोकने से रिलेटेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। आगे ये सब चीजें फिर से हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में और डिटेल में मिलेंगी बच्चे। ठीक है। एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वॉइड। हाँ बिल्कुल, माइनर का शादी रुकवाने से रिलेटेड एग्रीमेंट करते हैं तो क्या वो इनवैलिड होगा? बिल्कुल इनवैलिड नहीं होगा बच्चे, दैट विल बी 100% वैलिड। कोई 15 साल का बच्चा है, वो शादी करने जा रहा है, आपने कहा कि नहीं नहीं इतने छोटे बच्चे का शादी मत कीजिए, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा कि नहीं? बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन किसी बड़े आदमी का से 21 ईयर्स अबव एज, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, उसको शादी नहीं करने से रिलेटेड अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, मेरी बेटी से शादी मत करो, बदले में कितना पैसा लोगे, सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड। इसके कुछ और भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, सारे हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बिल्कुल बच्चे इसके बाद वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ना है। एंड एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये तीनों के तीनों टॉपिक हम लोगों को इसके बाद वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है बच्चे। फटाफट से अभी आप रीड कर लेंगे ऐसे इसको, मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी से रीड कर लो तो बच्चा। क्लियर है जी? तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं बच्चे, द न्यू चैप्टर, जिसमें कि यही सारे 2-3 टॉपिक हम लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।